आज अपन बात करने वाले हैं उन सारी समस्याओं के बारे में जो पिछले कुछ समय से आप रेगुलर बेसिस पे फेस कर रहे हैं। तो मेंस का पहला अटेम्प्ट होता है, उनके लिए एक संजीवनी होता है पहला अटेम्प्ट, और उसी में अपन को क्या करना है, फोड़ के दिखाना है। जिन बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी नहीं करी है, आप एनसीईआरटी क्या कीजिए, साथ के साथ लगाते रहिए, है ना। किया था पर अब याद नहीं आ रहा। क्लास 12 के इस वक्त पे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चलने वाले हैं। वेक्टर, सीडी, कोनिक, कॉम्प्लेक्स, है ना। ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। अभी क्या करें, 11th और 12th प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आपके पास पीवाईक्यूज है। 2019 से 2023 तक के पीवाईक्यू आप अच्छे से कर सकते हैं कि भाई 12 प्लस सवाल तो कम से कम इन चैप्टर्स से आते हैं, और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके डोमेन में हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है पीडब्ल्यू की इस दुनिया में आपका। आज अपन बात करने वाले हैं उन सारी समस्याओं के बारे में जो पिछले कुछ समय से आप रेगुलर बेसिस पे फेस कर रहे हैं। ठीक है, सब देखिए, अब आप जेई जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, आप लोगों की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है, और आज अपन उन सारी समस्याओं पे बात करेंगे जो आपने कुछ पिछले समय में हमसे पूछी है। ठीक है, देखिए, दो टाइप के बच्चे हैं इस वक्त पे, एक क्लास 12 के और एक ड्रॉपर। ठीक है, जो अगले 100 दिन में अपना पहला मेंस का अटेम्प्ट देने वाले हैं। सबसे पहली समस्याओं की बात करेंगे क्लास 12 के बारे में। देखिए, 12 के जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो मेंस का पहला अटेम्प्ट होता है, उनके लिए एक संजीवनी होता है। क्यों? ड्रॉपर का तब तक सिलेबस नहीं हुआ होता है। ठीक है, और कंपटीशन भी थोड़ा बहुत कम होता है एज कंपैरिजन टू सेकेंड अटेम्प्ट। ठीक है, तो क्लास 12 के बच्चों के लिए एक सीधा सीधा सजेशन मेरा यही रहेगा कि यार आप लोगों के लिए ना फर्स्ट अटेम्प्ट संजीवनी है। ठीक है, तो क्लास 12 के बच्चे, भाई आपके लिए एक हैशटैग है पहला अटेम्प्ट, और उसी में अपन को क्या करना है, फोड़ के दिखाना है। फोड़ के दिखाना है। ठीक है, तो पहला आप लोगों के लिए आज का हैशटैग रहेगा, कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, फोड़ के दिखाना है। ठीक है, बिल्कुल जोश से, है ना। हाउ इज द जोश, बिल्कुल हाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उन सारी समस्याओं के बारे में जो आप लोग बता रहे थे। पहली, सर बोल्स, हमारे बोल्स भी आने वाले हैं, तो हम क्या करें इस वक्त पे। तो यार देखो, अगर मैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके बात करूं ना, तो अगर आप देखें इस वक्त पे आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि आपका सिलेबस बस खत्म होने वाला है। मेरा सजेशन स्टार्टिंग से, क्लास 12 जब से स्टार्ट हुई थी, आपके लिए यही था कि एनसीईआरटी आप साथ के साथ लगाते रहिए। बच्चा उस वक्त पे हमें बोलता था, क्या है एनसीईआरटी में, इतनी सी तो बुक है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर करी है तो आपको पता है इंटीग्रेशन कम से कम 11-12 एक्सरसाइज है। ठीक है ना, और डेफिनेट हो गया, इनडेफिनेट हो गया। तो मेरा आपके लिए अभी भी सजेशन यही है, जिन बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी नहीं करी है, भाई अभी भी आपके लिए कुछ बिगड़ा नहीं है। आप एनसीईआरटी क्या कीजिए, साथ के साथ लगाते रहिए, है ना। चलिए, और जिन बच्चों की एनसीईआरटी हो गई उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब लास्ट के 1-1.5 महीना है जिसमें आपका सिलेबस होने वाला है, और आप कम से कम, क्योंकि 2 बुक्स थी, आप पहली बुक तो पहले ही लगा चुके हो, और दूसरी बुक भी तकरीबन आपके लिए खत्म होने वाली है। और जिनके लिए नहीं हुई है, आपके लिए अभी भी 1.5 महीना है, आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है ना, नेवर लूज होप। चलिए, तो बोर्ड्स के लिए आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप एनसीईआरटी साथ के साथ लगाते रहिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है ना, अभी तो वो कुछ करता नहीं है, और जैसे ही फिर लास्ट का समय आता है, जब उसके लिए मेंस हो जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है, अब सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करे, जे एडवांस की तैयारी करे, एनसीईआरटी की कैसे सॉल्व करे, प्लस 10 तरीके के एग्जाम उसने भरे हुए होते हैं, वो सारे प्रैक्टिकल्स हो गए। तो यार आप एकदम से उस वक्त पे इतना सब मैनेज नहीं कर सकते। तो अगर आप अभी एनसीईआरटी सॉल्व करके रख रहे हैं तो सबसे बेस्ट ये है, उस वक्त पे सिर्फ अपन को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज। ठीक है, और इससे बढ़िया प्रैक्टिस हो भी नहीं सकती है। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले दिन जैसे ही आपने पढ़ा एनसीईआरटी लगा लीजिए, और उसके बाद अपना मॉड्यूल और डीपीपी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, तो बोर्ड्स के लिए आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व करें तो लास्ट वक्त पे आपको लिखना सिखा दिया जाएगा, है ना। क्योंकि देखो, लिख तो वही सकता है जिसको मेथड पता हो, है ना। अगर मेथड ही नहीं पता तो फिर क्या लिख कर आओगे, गाने तो नहीं लिख सकते। ठीक है ना, चलिए, तो बोर्ड्स के लिए आप लोगों की सबसे पहली समस्या जो थी वो अपन ने बात कर ली है। दूसरी समस्या क्लास 12 के बच्चों के लिए ये आती है, सर 11वीं 11th क्लास हमने बहुत अच्छे से करी थी, सारा होमवर्क भी किया था, पर अब कुछ याद नहीं है, है ना। तो भाई आप मुझे ये बताइए, अगर आपने होमवर्क किया है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं किसी पार्ट में है, बस आप इसको भूले नहीं है, मतलब उसको याद नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सजेशन दूंगा। ठीक है ना, देखिए भाई, किया था पर अब याद नहीं आ रहा, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। 12th क्लास चल रही है,
एक डेढ़ महीने में आपका सिलेबस होने वाला है। अब इसमें दो टाइप के बच्चे हैं। पहला, जो क्लास 12 करते करते उनके पास इस वक्त पे टाइम बच रहा है, जैसे सर मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस हो रही है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है और इसमें हमारे पास इतना एज सच कोई काम है नहीं, होमवर्क है नहीं, तो अब हम क्या करें, है ना। तो इस वक्त पे आप 11th क्लास के स्टार्टिंग के चैप्टर्स ले सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं। पर अगर आपके पास अभी इस वक्त पे टाइम नहीं बच रहा है, क्योंकि सिलेबस फिजिक्स का भी चल रहा है, केमिस्ट्री का भी चल रहा है और मैथ्स का भी चल रहा है, तो आप कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अभी अपना जो रिवीजन क्लास 12 का जो सिलेबस चल रहा है ना, उसका होमवर्क बराबर कीजिए, ठीक है। अगर आप होमवर्क भी बराबर कर लेते हैं, अक्टूबर में जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा, आपके पास नवंबर और दिसंबर पूरा पूरा बचेगा और जनवरी भी स्टार्टिंग बच जाएगा। तो इसमें आप क्लास 11th का रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, है ना, तो रिवीजन की स्ट्रेटेजी वो आगे मैं बता दूंगा आपको, पर इस वक्त पे मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, क्लास 12 के इस वक्त पे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चलने वाले हैं। वेक्टर, 3D, कोनिक, कॉम्प्लेक्स, है ना, ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और स्कोरिंग तो हैं, मुश्किल रहते हैं पर इतने मुश्किल भी नहीं है कि आप बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाए, प्लस इनसे क्वांटिटी ऑफ सवाल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए सजेशन ये रहेगा, इनके ऊपर पूरा आपको अभी ध्यान देना है, ठीक है। 11th का अगर टाइम मिल रहा है तो साथ के साथ करते रहिए, नहीं तो फिर सिलेबस खत्म करने के बाद अपन इसका रिविजन कर लेंगे। तो 11th का आपका ये समस्या खत्म हो गई। अभी क्या करें 11th और 12th, तो भाई इसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया है। 11th के लिए आप लोग कर सकते हैं, अगर टाइम मिल रहा है तो अब इस वक्त पे रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर 12th खत्म होते ही आप रिवीजन में लग जाइएगा। अब बात करते हैं सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है ना, रिवीजन भी हम कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये बताओ, रिवीजन की स्ट्रेटेजी तो आप लोगों को पता ही होगी। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आपने 2x की स्पीड पे एक वीडियो चालू कर दिया, देख रहे हैं हाँ भाई मास्टर अच्छे से सॉल्व कर रहा है, मजा आ रहा है, नहीं, ये रिवीजन नहीं होता। रिवीजन मतलब होता है, जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक में बात करूं कि भाई 12 कंसेप्ट हैं जिनको मेरे को अच्छे से एक एक चीज पता होनी चाहिए। न्यूटन फॉर्मूला जिससे लगातार सवाल आता है उसको मुझे पता होना चाहिए, ये कैसे अप्लाई किया जाता है, प्लस इसके जितने भी PYQ हैं वो मैंने सॉल्व कर लिए हों, और प्लस जो क्लास नोट्स के सवाल हैं, अगर ये दो चीजें आपने कर ली है, इसका मतलब आपका रिवीजन कंप्लीट है। एक तो क्लास नोट्स के सवाल और एक PYQ, ठीक है। तो इन दोनों पे आप बिल्कुल फोकस रखिएगा। प्लस रिवीजन का मतलब हर एक कंसेप्ट आप अच्छे से जान गए हो, ठीक है ना। अच्छा, रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ नोट्स खोल के देख लिए, हाँ 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 ये सब तो कराया था, है ना, तो ये सब नहीं है। चलिए, इसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखिए, अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो प्रैक्टिस के लिए सबसे रिलेवेंट इस वक्त पे अगर आप देखें तो आपके पास PYQs हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें पैटर्न आजकल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। पिछले 2 साल से जो सवाल आते हैं कहीं ना कहीं 1-2 सवाल वो भी रिपीट हो जाते हैं, प्लस न्यूटन फॉर्मूला, ऐसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लासिक इंटीग्रल, जिनके सवाल लगातार पूछते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने PYQ भी अच्छे से करे हैं, इसका मतलब उस चैप्टर का रिवीजन आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो देखिए, रिवीजन के लिए सबसे पहली चीज़, आपकी मॉड्यूल में जो जो सवाल इस वक्त पे है ना, सबसे पहले तो आपने क्लास नोट्स, ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, पहले नंबर पे रहेंगे क्लास नोट, ठीक है, रेफर क्लास नोट्स, ठीक है। सेकंड, अगर क्लास नोट्स आपके अच्छे से हो गए हैं, आपने कंसेप्ट सारे रिवाइज कर लिए हैं, तो सेकंड चीज आप लोग करिए PYQ। हाँ, बच्चे को तब भी संतुष्टि नहीं मिल रही है कि सर PYQ तो 80-90 ही थे, ठीक है, इसके बाद भी मेरे पास मुझे लग रहा है कि मुझे और करना चाहिए, तो फिर तीसरे नंबर पे आपको मेरा सजेशन रहेगा NTA अभ्यास। अगर आप NTA अभ्यास के सवाल भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा। ये PYQ की अगर मैं बात करूं, PYQ सर कौन सी ईयर से करनी चाहिए, ये कहां तक करनी चाहिए, तो आप 2019 से 2023 है ना, 2019 से 2023 तक के PYQ आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर 19 से 23 की अगर आप PYQ की बात करें तो ये भी इतने क्वांटिटी में होंगे कि आपको करने में कम से कम अगर मैं बोलता हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसके तकरीबन 90-100 सवाल आपको मिल जाएंगे, 70-80 सवाल है ना। तो इंटीग्रेशन के अगर इतने सवाल हैं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से टाइप के सवाल सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, PYQ हो गए अपने 19 से 23 के NTA अभ्यास, ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया, इससे बाद आपको टाइम मिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो पढ़ना है, सिर्फ मैथ्स थोड़ी ना पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें, प्रैक्टिस करें, वो चैप्टर का आपका रिविजन कंप्लीट है JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बात करते हैं अपन रिविजन की स्ट्रेटेजी। इसकी मैं आपसे बात कर चुका हूँ।
रिवीजन की आपकी स्ट्रेटेजी यही रहेगी, आप क्लास नोट सबसे पहले रेफर करेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे, उसके बाद PYQ NT अभ्यास, ठीक है। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया है तो फिर रिवीजन आपका कंप्लीट है। अब रिवीजन में कुछ जैसे क्लास में पॉइंट्स लिखवाए जाते हैं, जैसे एक सवाल मैं आपके लिए लिखता हूं, इंटीग्रेशन e की पावर 10x मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में लिख दिया भाई साइन एक्स माइनस प्लस में लिख दिया कॉस एक्स dx। बताइए भाई इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर 10x इंटू समथिंग प्लस c। क्या आप ये समथिंग बता सकते हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समथिंग क्या होता है। अगर ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों ने वहां पे किए हैं और अगर ये सारे फॉर्म्स आपको पता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक और बताइएगा, अगर ये हो जाए आपका तो सेकंड नंबर पे अगर मैं आपसे बोलता हूं x + 2y की पावर 2023 है इज इक्वल टू x की पावर 2011 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर हो गया। क्या आप इसका dy/dx बता सकते हैं? एक काम कीजिए, dy/dx की बजाय आप d2y/dx² बताइएगा, कितना आएगा किसी भी पर्टिकुलर इस कर्व के पॉइंट पे, ठीक है ना। तो अगर ऐसे कंसेप्ट्स आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किए और रिकॉल आप बार बार करते हैं तो यार ये सवाल मेंस में कहीं ना कहीं डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल आप जानते हैं होमोजीनियस, तो अगर ये आप करते हैं तो आपका टाइम कितना सेव होता है, आप डायरेक्ट इसका आंसर जानते हैं और सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन हाउ टू इम्प्रूव मैथ्स। ये तो यार शुरू से ही दिक्कत आती है कि भाई मैथ्स को कैसे इम्प्रूव करें, अपना स्कोर कैसे कैसे मैक्सिमाइज कर सकें, ठीक है। देखिए मैथ्स इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस, ठीक है। 100 नंबर भी उसी से आते हैं, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये कोई जादू नहीं होता है कि भाई एक गोली खाई और मैथ्स अच्छी हो गई, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। हाँ आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपने चैप्टर्स को टारगेट कीजिए, ठीक है, कि सर ये चैप्टर्स जो हैं बहुत आसान है और ये मेरे डोमेन में। अगर मैथ्स में 26 में से आप तकरीबन 12-13 चैप्टर आप अपने डोमेन में लेके जाते हैं, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप अगर 10 सवाल भी सही करके आते हैं 40 नंबर बनाते हैं, ठीक है। और आप अपना एवरेज स्कोर देख सकते हैं मैथ्स में, क्या आप 40 ला पा रहे हैं 100 में से? अगर नहीं ला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल टारगेट करने चाहिए, ठीक है। ये अच्छा जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो 100% स्कोर करिए, ठीक है। आपको तो कोई टारगेट चैप्टर्स की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, आपको एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अच्छा अब बात करते हैं कौन से चैप्टर्स हैं जिनको बिल्कुल अच्छे से करना ही है। सबसे पहला मैट्रिक्स ऐसा चैप्टर है जो आसान है और सिर्फ एलजेब्रा टाइप भी अगर बच्चा कर लेता है तो इससे एक सवाल और डिटर्मिनेंट से एक सवाल। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने देखा है कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आप बता सकते हैं कि डी 0 होता है, D1 0 होता है, D2 0 होता है, D3 भी क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं इनको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहां से आप टारगेट कर सकते हैं एक सवाल और एक सवाल। ITF सर ITF में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पर अगर आप लेक्चर्स देखेंगे उन प्रॉपर्टी को ओवरकम करने का तरीका भी बताया था कि बाहर टिग्नोमेट्री और अंदर इनवर्स टिग्नोमेट्री। तो ITF भी आप बिल्कुल एक सवाल बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीरीज ऑफ इसमें आपने देखा था सीरीज का सवाल, वो भी आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। MOD से आप बिल्कुल एक सवाल टारगेट कर सकते हैं। सर d2y/dx², पैरामीट्रिक का डबल डिफरेंशिएशन कैसे सीखा था अपन ने, देखा ही है। इंटीग्रेशन के लिए एक दिल जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस करी है ना इंटीग्रेशन में, नहीं करके भी आपने इनडेफिनेट के भी कितने हजारों सवाल किए, समझ रहे हैं आप मेरी बात, और डेफिनेट के भी इतने सवाल कर लिए हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए तो मतलब आप लोगों के लिए एक तालियां। और ये चैप्टर्स भी ऐसा है जिससे आप अगले 3-4 चैप्टर बहुत अच्छे कर सकते हैं। इनडेफिनेट, डेफिनेट, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व। आप समझ पा रहे हैं? एक सवाल इसका और एक सवाल इसका। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया रिसेंट टाइम में आपने पढ़ा होगा और आपको पता ही है इससे डायरेक्ट लीनियर का कितना प्यारा सवाल आता है। एरिया अंडर द कर्व आराम से आप मीन्स में तो टारगेट बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन के भी कम से कम 2 सवाल, 2+ ही मान लीजिए आप, है ना, तो ये सवाल आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 3D चैप्टर, ये 3D आप पढ़ने वाले। देखिए 3D जो है बच्चा थोड़ा सा अगर विजुलाइज कर सके ना तो ये चैप्टर का सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता, इतना आसान होता है। प्लेन का सीधा सीधा सवाल आता है, लाइन का सीधा सीधा सवाल आता है, तो 3D का एक सवाल भी आपके इसके अंदर होगा। LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये कई बच्चों को मुश्किल लगता है पर इतना मुश्किल है नहीं।
ठीक है ना। बच्चा नहीं नहीं करके भी क्या कहते हैं लॉबिटल लगा लगा के भी आंसर निकाल देता है। और कम से कम इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बस प्रैक्टिस थोड़ी सी कीजिए, बाकी सब हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। नेक्स्ट है मेंस स्पेसिफिक टॉपिक। ये लास्ट वक्त पे आप पढ़ सकते हैं एग्जाम से 3-4 दिन पहले। अच्छा, ये जैसे हाइट एंड डिस्टेंस 10वीं में पढ़ के आता है बच्चा, ठीक है। बाकी मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, स्टेट्स, ये स्टेट्स भी पढ़ा हुआ होता है। तो ये आप 1-2 दिन मतलब 3 दिन पहले भी पढ़ते हैं ना, तो ये चीज याद रहती है आपको, ठीक है। तो इससे भी कम से कम 2 से 3 सवाल बिल्कुल बनते हैं। आप गिनिए कितने सवाल हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये कम से कम सवाल बता रहा हूं मैं कि जो आप मेंस के पेपर में देखेंगे कि भाई 12 प्लस सवाल तो कम से कम इन चैप्टर्स से आते हैं। और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके डोमेन में हैं। अच्छा, 11th के उन चैप्टर्स की बात करता हूं जिनको आपको बिल्कुल टारगेट करना है, जैसे क्वाड्रेटिक एंड लॉग। अब क्वाड्रेटिक का कम से कम एक सवाल आता है, और क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो तो न्यूटन्स फॉर्मूला का आ जाए, या फिर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट का आ जाए, ठीक है ना। तो एक सवाल आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉग का भी आजकल एक एक सवाल तो आ ही रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट सीक्वेंस सीरीज। यार देखो, सीक्वेंस सीरीज का जो सवाल है ना, वो डायरेक्ट तो नहीं आता, पर हाँ उसकी थोड़ी कैलकुलेशन बिल्कुल आती है। अगर जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है उनके लिए एक सीधा सा सजेशन है, आप थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है मेंस में आपका जो पेपर आए उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। देखिए, सवाल आसान होता है पर अगर उसकी कैलकुलेशन लंबी होती है बच्चा घबरा जाता है। तो आप एक सवाल भी इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीएनसी है ना, पीएनसी कितना जान से पढ़ा था पीएनसी सर। अगर मैथ्स में अगर मैं बात करूं आईआईटी के सिलेबस में सबसे प्यारा चैप्टर वो पीएनसी है, ठीक है। सारी चीजें आप लोग, जैसे अगर आप बता सकते हैं 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आती है, मैक्सिमम 2 की पावर कितनी आती है, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ चीजें, बाइनोमियल, इससे एक सवाल है और वो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। इसके बाद स्ट्रेट लाइन सर्कल, इसके एक एक सवाल, तो कम से कम 2 सवाल। तो आप देखिए, ये उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 और 7, कम से कम 7, 12 और 7 19, 20 सवाल के आसपास आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। ये तो वो चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल शॉर्ट आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चा नींद से उठ के जाएगा और पेपर में करेगा, हाँ भाई हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप बिल्कुल उठिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 1.5-2 घंटा मैथ्स को दीजिए, बाकी टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को दीजिए, है ना, तो हो जाएगा आपका काम। चलिए आगे चलते हैं अपन। ये मैंने बात करी है 12th क्लास की। अब मैं कुछ बात कर लेता हूं ड्रॉपर्स की। देखिए, ड्रॉपर्स के लिए सबसे बढ़िया समस्या ये रहती है, सर अभी 2-3 महीने ही तो पहले हमने तैयारी चालू करी है और 1-2 महीने बाद पेपर आ जाएगा, तो हम क्या करें, सिलेबस कंप्लीट करें या फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी रिवीजन में लग जाएं? तो बच्चों, आप लोगों के लिए सीधा सा एक सजेशन है कि आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। क्यों, उसका रीजन बताता हूँ। पिछले 2-3 सालों से जब से ये इस टाइप का पैटर्न चालू हुआ है, ड्रॉपर्स क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट की मारामारी में लग जाते हैं और अपना सिलेबस अच्छे से कवर नहीं करते हैं, और इस चक्कर में उनका सेकेंड अटेम्प्ट भी बिगड़ जाता है। तो आप लोगों के लिए एक ही सजेशन है कि आप जो है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कीजिए। कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होता है, आप सेकंड अटेम्प्ट ड्रॉपर्स का होता है, मैं फिर बता रहा हूं, और फर्स्ट अटेम्प्ट 12th का होता है, क्योंकि 12th 2 साल से तैयारी कर रहा होता है, उनका सिलेबस भी कवर हो जाता है, वो रिवीजन भी कर लेते हैं। पर ड्रॉपर्स क्योंकि वो पहले से पढ़े हुए होते हैं, 11th 12th में नहीं भी पढ़े हुए होते हैं, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं ना, तो सेकंड अटेम्प्ट तक आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है प्रैक्टिस के लिए, और आप सेकंड अटेम्प्ट में बिल्कुल बाजी मार सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉपर्स के लिए सबसे पहला सजेशन यही रहेगा कि सर सिलेबस कवर करें या रिवीजन। तो भाई आप सिलेबस जो है आप बहुत अच्छे से कवर कीजिए। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने 12th के साथ बहुत अच्छी रैंक लाए होंगे, पर आईआईटी में अच्छी सीट पाने के लिए, अच्छी ब्रांच पाने के लिए उन्होंने ड्रॉप लिया होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए तो मेरा यही सजेशन है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कीजिए और अपना रिवीजन चालू कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात अपन करते हैं, हाउ टू प्रैक्टिस। ड्रॉपर्स के लिए थोड़ी प्रैक्टिस का जो है बिल्कुल अलग होता है। 12th क्लास के पास टाइम होता है, पर ड्रॉपर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल अप टू द मार्क होनी चाहिए। जैसे आपने जब अपने टीचर्स ने जो भी आपको पढ़ाया है ना, बहुत ही ऑसम टीचर्स, और उन्होंने जब आपको क्लास नोट्स में अगर कोई सवाल कराया, इसका मतलब वो जरूरी है। तो आप सबसे पहले अपने क्लास नोट जो है वो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कीजिए,
फिर सेकंड चीज पीवाईक्यू कर लीजिए, और पीवाईक्यू भी अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो पिछले 3-4 साल के कर लीजिए, ठीक है ना। तो कम से कम इतना तो करना ही है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तो सर जितना करते हैं उतना कम है। जे एडवांस के सवाल लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा में, तो क्योंकि एडवांस के सवाल कहीं ना कहीं मेंस में रिपीट होते हैं, पर उतना टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी हमें टाइम देना है। तो आप लोग ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सबसे पहले टीचिंग नोट्स, अपने जो क्लास नोट्स होते हैं वो आप अच्छे से कीजिए, और जितना टाइम और मिल रहा है पीवाईक्यू आप अच्छे से कवर कर लीजिए, मतलब पीवाईक्यू बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट बात अपन करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट। ये मैं बहुत क्लियरली बता चुका हूं आपको कि अगर आप पहले अच्छी रैंक ला चुके हैं और सिर्फ रैंक इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कीजिए, नहीं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के चक्कर में सेकंड अटेम्प्ट भी बिगाड़ देंगे। ये बहुत गलती होती है बच्चे से। अभी हो सकता है आपको बहुत अजीब लगे, पर आप एट द एंड जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा तो आप ये चीज समझ जाएंगे कि हाँ सर सही बोला था आपने, क्योंकि अगर हम सिलेबस बहुत अच्छे से करते हैं तो फिर रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है, और अगर बच्चा अभी होमवर्क नहीं करता है तो फिर वो रिवीजन करने बैठता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसी बातें जो बच्चा क्या यूज करे कि अपने ओवरऑल टेस्ट के मार्क्स इंप्रूव करे। देखिए, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी अभी भी कुछ बच्चों की फिक्स नहीं है, तो वो आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले आप पेपर को 2-5 मिनट एनालाइज करके ये देख लें कि कौन सा सब्जेक्ट आसान है। पहली गलती जो बच्चा करता है कि वो एक सब्जेक्ट को टारगेट करता है और बोलता है, जैसे किसी की मैथ्स अच्छी है तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को टाइम नहीं दे रहा है। देखो, मैं फिर बता रहा हूं आपको, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। क्यों? क्योंकि जिनका तीनों सब्जेक्ट अच्छा होता है, अगर फिजिक्स आसान हो गया और मैथ्स थोड़ा लेंदी आ गया तो आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर देंगे, पर अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आप उस वक्त पे पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तीनों सब्जेक्ट को आप अभी भी इक्वल अच्छे से टाइम दीजिए, प्लस एनसीईआरटी पे थोड़ा फोकस कीजिए, और मैथ्स में तो करना ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप सर लोग से पूछ सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी की। देखिए, जब आपने देख लिया कि यार मैथ्स सेक्शन आसान है या केमिस्ट्री का आसान है, तो आप लोग सबसे पहला काम वही कीजिए जो आप सेक्शन देख रहे हैं आसान है और इजी है, आप उसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद थोड़े मुश्किल सेक्शन में जाइए। अच्छा, और एक और चीज़, जैसे अगर आप मानिए मैथ्स को सॉल्व करने गए और आपने पहली गलती जो बच्चा अभी भी कर रहा है, लगातार बताते आके कि सर मैंने तो टाइम दिया ही नहीं मैथ्स को, मैथ्स तो बहुत आसान आई थी, अब क्या करें? तो यार देखो, पहले देख लो, मैं फिर से बता रहा हूँ, और मैथ्स सॉल्व करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे सवाल करने बैठ गए। आप अपने पहले मार्क कर लीजिए कि ये सवाल अप टू द बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड है, डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं इंटीग्रेशन यहाँ पे 10x dx लिख दिया, है ना, प्लस इंटीग्रेशन लिख दिया tan इनवर्स x dx, याद आ रहा है कुछ प्रॉपर्टी? ये मैंने बोल दिया आपसे π/3 है, π/6 है, और ये है π/3, याद आ रहा है कुछ? ये रखने पे ये आ जाएगा 1/√3, ये रखने पे आ जाएगा √3। क्या आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं? तो ये प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है कि, तो मुझे लगता है कि आपका जो पेपर अटेम्प्ट है, जैसे मैथ्स में आपको 1 घंटा 10 मिनट देना चाहिए, वो थोड़ा सा कम होता जाएगा। प्लस इस वक्त पे आप लोग थोड़े लेंदी सवालों की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि मेंस में पिछले 2-3 साल से ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए जहाँ पे बच्चे से वो स्ट्रगल करवा रहे हैं, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो रही है, तो ऐसे सवाल भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्लस आप लोग थोड़े कॉन्फिडेंट रहिए। देखिए, जो आपके सामने समस्याएं आई है वो सारे बच्चों के सामने आई है, सिर्फ आप अकेले नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें जो बिल्कुल कूल रहेगा, काम रहेगा और अच्छे से प्रैक्टिस करेगा और अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है, जो मेहनत आपने करी है वो उसका बिल्कुल आपको फल मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आगे अगले कुछ वीडियोस में। अच्छा, जो भी और समस्याएं आपकी बच गई हैं जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। रौनक सर की तरफ से बहुत बहुत प्यार आप लोगों को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट।